इतना नेक टू नेक है कि अगर दो टीचर छुट्टी चले जाते बच्चे क्लास हो जाती है, सिलेबस कहाँ से होगा? मतलब वो कब तुमसे बहुत पहले वो बैच स्टार्ट हुआ है, उनका पूरा 12th बाकी है फिजिक्स और 11th के 4 चैप्टर बाकी है। अब कैसे, मतलब आप टीचर का विंडो ही नहीं है, किससे करवाऊंगा मैं? कहने को वे कि फालतू का टेक दे रखा है अकेडमी के हाथ में कुछ नहीं है। ना आप टीचर शफल कर सकते हो, ना आप टीचर लगा सकते हो, ना हायर कर सकते हो। क्या कर लोगे आप? जो गिने चुने टीचर उनसे सिलेबस करवाओ आप। और बाकी मतलब, अरे बेटा, हमें हमें नजर नहीं आता ना ये सब चीजें। मैं तो इसमें बहुत अलग मामला है मेरा। मैं, लोगों को ऐसा लगता होगा, व्हेन आई ज्वाइन द अकेडमी, आप बिलीव नहीं करोगे, आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, आफ्टर दैट आई आस्क व्हाट विल बी माय सैलरी। ये बात हो रही है कि बाकी सब लोगों ने, जितने भी लोग हैं, मेरे बाद ही साइन किया इन सब ने। लेकिन मैंने अकेडमी इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहा था कि मुझे पैसे दे रहे थे। ये जितना मुझे दे रहा उतना एलन भी दे रहा था। यहाँ जितने जो सबसे हाईएस्ट जिनका पैकेज है ना, यहाँ उनसे भी 20 लाख ज़्यादा था मेरा वहाँ। वहाँ अलग लेवल पे छोड़ रहा। और जब मैं अकेला आदमी था, जिसको जब हमने छोड़ा तो राजेश माहेश्वरी सर, नवीन सर, ब्रजेश माहेश्वरी, 1 घंटा 50 मिनट मेरी काउंसलिंग की थी उन्होंने, और सारे ऑफर दे दिए थे। और वो था एक पंगा मेरा वहाँ पे, तो हो गया था किसी से, तो ले लिया डिसीजन, नहीं करना अब यहाँ काम, तो नहीं करना। सोचा था यहाँ सिस्टम अपने हिसाब से, पहला साल दूसरा साल हमने बहुत अच्छे से किया, हमने हमारे हिसाब से, तीसरा साल में पूरा ही गड़बड़। क्या ही करेंगे आप? तुम्हारे साथ वाली बात नहीं है ये, आप कहीं भी चले जाओ आजकल ऐसा है। नहीं देखो, टीचर तो टीचर ही होते हैं। वो अंदर से आत्मा जो, जब तक आपके बच्चों के फेवर में गवाही नहीं देगी ना, आप नहीं पढ़ा सकते। सब जगह प्रोफेशनलिज्म है, पैकेज हायर, जहाँ पैसा है वहाँ करप्शन आ ही जाता है। कुछ मतलब नहीं है। जहाँ करप्शन है वहाँ, जहाँ पैसा है वहाँ करप्शन आ जाता है। पैसे के चक्कर में करप्शन आता है। चलो अपन तो पढ़ते हैं, 1 घंटा बर्बाद हो गया अपना। बढ़े हैं अपन तो। मतलब यार, वहाँ एक बच्ची रोना बैठ गई, वो बेचारी सही, वो पढ़ती है लड़की, वो बाहर आके रोने लग गई अभी कि सर हमारा क्या था। नहीं वो बात नहीं है, कोई बच्चा पढ़ रहा होता है, वो अच्छा स्कोर कर रहा है, उसको उसको लगता है मेरा इतना सिलेबस बाकी है, तो कहीं ना कहीं साल खराब होता हुआ नजर आता है। तो फिर चलिए साहब, अपन ने नॉन कंडक्टिंग की बात की थी ना, नॉन कंडक्टिंग तो हमने बात ही नहीं की थी, या कर लिया था अपन ने? बेटा कर लिया था ना नॉन कंडक्टिंग का भी, और वो केवीटी वाला भी कर लिया था, और वो प्रेशर कर लिया था। ठीक है, लिखो अब। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू uniformly charged long wire, uniformly charged long wire। देखो मेरी बात सुनना, प्लस लेमडा। अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपसे कहा था गॉसियन सरफेस हम 3 तरह की बनाएंगे, इधर स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और क्यूब, है ना? यहाँ कैसे बनाओगे? सिलेंड्रिकल ना, स्फेरिकल तो बना नहीं सकते। स्फेरिकल बनाएंगे तो एंगल अलग अलग आएंगे, है ना? तो हमने सिलेंड्रिकल सरफेस बना ली। बहुत सिंपल चीज है ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सुनिएगा ध्यान से, है ना? इसकी लेंथ हमने एल ले ली। अच्छा, गॉसियन सरफेस का आप सिलेक्शन कैसे करते हो? कि जिस डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है उस रेडियस की बनाते हो। ये जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इसके 3 फेस होते हैं। एक ये वाला जो फेस लूंगा, उसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, डी ए, आएगा नहीं आएगा? और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर आएगा, ई। एंगल कितना है? 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? इधर। कितना? डी ए। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ई। यहाँ पे भी एंगल कितना है बताइए? 90 डिग्री ना? भाई पॉजिटिव चार्ज का तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज आएगा। ठीक है बेटा, यहां बताओ, यहां एरिया वेक्टर इधर आएगा ना, डी ए, आएगा नहीं आएगा? और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर ही आएगा। तो बताइए यहां पर अगर ये भी इधर आएगा तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? 0 डिग्री। तो हमें पता है कि यार इस गॉसियन सरफेस में
यहां से जाने वाला फ्लक्स फाइव वन क्या होगा, जीरो। यहां से जाने वाला फ्लक्स फाइव टू क्या होगा, जीरो। मतलब जो टोटल फ्लक्स पास होगा वो यहां से होगा। कहानी क्लियर। अब हमेशा एक बात क्लियर रखो, हम अभी पिछली क्लास में जब हम डेरिवेशन किए थे तो ई डॉट डी ई डी ए बन गया था। तो ई डॉट डी ई डी, इसको समझना ध्यान से, इसको हम बार बार नहीं करेंगे, अब इसको सीधा स्टेप लिखेंगे यहां से। ई डॉट डी ई डी ए बन गया था, फिर ई कांस्टेंट होने की वजह से हमने बाहर किया था, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ए लिखा था। उसके बाद हमने क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट लिखा था। ये तो कहानी थी ना। एक बात बताइए, ये हमेशा क्या देगा, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। क्या देगा, अब सुनिएगा ध्यान से, ये लिखा मैंने ई, ये लिखा हमने फोर, सॉरी ये तो सिलेंडर बनेगा ना, कितना बनेगा बताओ, 2 पाई आर एल। कहानी क्लियर। वायर की कितनी लेंथ अंदर है, तो क्यू इनसाइड क्या बनेगा, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना, एल से एल रवाना। ई की वैल्यू बताओ कितनी मिलेगी, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लेमडा बाई आर ना, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो क्या मिल जाएगा, 2 k लेमडा बाई आर। ये मिल गया आपको। फिर जो आपको ऑलरेडी पता था ऐसा होता है, आपने पहले भी कर लिया इसको ना। ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। ग्राफ कैसा आएगा, ये आर है और ये ई है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जल्दी से बनाओ। अब एक बात सुनना ध्यान से, हमेशा जो हमारा ये, अब जो गॉस थ्योरम अपन ने लिखी थी, सुन लो इधर ध्यान से, मैं बार बार इतने स्टेप नहीं फॉलो करूंगा। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट है ना। ये आर्ग्यूमेंट हमेशा हम क्या लिखेंगे, ई मल्टीप्लाइड बाय एरिया, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस ना, इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट कर देंगे अपन, है ना। इससे अपने सारे रिजल्ट अभी आ जाएंगे। जल्दी से बता देना, कॉपी कर लो है ना। कर दिया। आसान ही है मामले तो सारे, अभी तो गंभीर है। हैं? कौन खोल रहा है गेट ये? अच्छा उधर से कोई गया होगा। हमारी क्लास खत्म होते होते मेरा रेजिग्नेशन चला जाएगा निकल। नहीं नहीं, पढ़ाएंगे तो सही। ये जो फालतू का टेग है ना अकेडमिक गेट का, वो खत्म कर रहा हूँ मैं। मतलब नहीं इन सब चीज़ों का। बच्चे क्या करते हैं, मेरे साथ सबसे नुकसान क्या हो रहा है, मेरे साथ मेरी 50% ज़्यादा एनर्जी यहाँ लगती है। हर टीचर बोलता है परवेश सर से बात करो, परवेश सर से बात करो। परवेश सर में खुद है ही नहीं। कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, जबरदस्ती मैं अपने, मतलब आप पेरेंट्स के फोन, बच्चों के फोन में कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता टीचिंग के ऊपर। भाड़ में क्या। सुनो ध्यान से, कर लिया ना वो तो। अब सुनो, ये पहले एक बार समझ लो, फिर आप इसको कॉपी कर लेना। दो केस है, आ जाना भाई। देखो सुनो, मैं क्या कर रहा हूं, ये हमारे पास हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
लॉन्ग conducting cylinder, long conducting cylinder of charge density plus sigma, of charge density plus sigma. चलिए अब सुनिएगा ध्यान से, हम 3 स्टेप में इनका सबका तीनों आंसर लेके आएंगे. ये लॉन्ग सिलेंडर है, सिलेंडर को चार्ज दोगे सरफेस पे रेजाइड करेगा. सुनो ध्यान से, यहां से आर डिस्टेंस पे यहां फील्ड चाहिए. क्या मैं आर रेडियस के बराबर की गॉसियन सरफेस बना लूंगा? मान लीजिए गॉसियन सरफेस की लेंथ हमने रखी एल, ध्यान से सुनिएगा. तो मुझे बताइए जो ई मिलेगा यहां पर, ई आउट मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर एल ना, गॉसियन सरफेस का एरिया. अब मुझे बताओ अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है. गॉसियन सरफेस की लेंथ एल ले लूं, चार्ज सरफेस पे है, तो सरफेस एरिया कितना, 2 पाई आर एल ना. आर कौन सा लोगे, आर कौन सा लोगे, जिसके ऊपर चार्ज है. आप ऐसे समझो, मान लीजिए सिलेंडर है, ये इनक्लोज कर देगी गॉसियन सरफेस में, तो बेटा चार्ज तो इसके पास है ना, तो इसका 2 पाई आर इंटू लेंथ, इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, इसका चार्ज जो इनक्लोज होगा. तो बताओ क्या लिखूं इधर, जल्दी बताओ, बताओ ना. सिग्मा 2 पाई आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना. अब बताइए क्या यहां हम एल से और पाई कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया ना. ई आउट बताओ क्या मिला, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर ना. क्या अगेन ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. यार एक लॉन्ग होलो सिलेंडर भी तो वायर ही है, नहीं समझ में आई बात, वो भी तो वायर ही है. अब सुनना ध्यान से, अगर मैं सरफेस वाले पॉइंट पर आ जाऊं, सरफेस फॉर, अभी देखना वही चीज आएगी जो हम पिछली क्लास में पढ़े थे, फॉर सरफेस स्मॉल आर इक्वल टू, तो यहां स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर. तो बताओ ई एट सरफेस क्या मिला, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. कंडक्टर की सरफेस तो चाहे किसी भी शेप का होगा यही मिलेगा, कंडक्टर की सरफेस किसी भी शेप की हो यही मिलेगा. अच्छा बताओ अंदर वाले पॉइंट पर आ जाइए, ई इन. सुनिए ध्यान से, जब आप एक्स रेडियस की गॉसियन सरफेस बनाओगे, क्या चार्ज एनक्लोज करेगी, और अगर चार्ज एनक्लोज नहीं करेगी तो फील्ड क्या मिलेगा, तो ई इनसाइड क्या मिल जाएगा, 0. अब सुनिएगा ध्यान से, मुझे वेरिएशन का ग्राफ बनाना है. मैंने ये लिया ई और ये लिया आर. सुनो ध्यान से, ये क्या है बताइए, आर, ये लिया हमने ई. ठीक है, बताइए स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर तक फील्ड कितना, तो ई इनको 0 कर दूं ना. सरफेस पे फील्ड कितना, सिग्मा बाई, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो ई आउट की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर मिल जाएगी ना. इसका कोई भी सवाल जो आएगा या तो ग्राफ का आएगा या डायरेक्ट पूछेगा आर डिस्टेंस से फील्ड इंटेंसिटी क्या है, बस ये निकाल लेना. इसमें कोई दूसरे न्यूमेरिकल्स ना तुम देखोगे ना बनते. बात समझ में आ गई, तो मुझे रिजल्ट याद होना चाहिए और ग्राफ याद होना चाहिए. एक और चीज समझना, अगर मैं आपसे बात करूं, अगला हेडिंग जो हमारा है, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग सिलेंडर, तो नॉन कंडक्टिंग होगा तो ही वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोगे ना. तो ऐसी कंडीशन में सुनना ध्यान से वापस, ये मेरे पास लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर है जिसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये भी लॉन्ग था. अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, वापस इसकी जो एक्सिस है वो एक्सिस हमने ये कंसीडर कर ली. अगर एक्सिस ये है, जरा बताइए यहां से आर डिस्टेंस पे यहां अगर मुझे फील्ड निकालना है तो क्या आर रेडियस की गॉसियन सरफेस बनाऊंगा. अगर आर रेडियस की मैंने गॉसियन सरफेस बना ली ऐसे, सुनना ध्यान से, यहां बताओ वापस ई आउट कैसे निकालोगे, ई आउट मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर एल बराबर. अब सुनिए, इसकी चार्ज डेंसिटी रो है ना और ये सॉलिड है, तो रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू, अब जब क्यू इन लोगे तो अंदर वाला सिलेंडर लूंगा ना वापस, कितना वॉल्यूम आएगा उसका, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई आर स्क्वायर एल, और आर कौन सा, कैपिटल. वापस सिलेंडर का लोना यार भाई, नहीं समझ में आई बात, तो बताओ क्या लिखूं, जल्दी बताओ, शाबाश. रो पाई आर स्क्वायर एल ना अपॉन एप्सिलॉन नॉट. चलो पाई और एल कैंसिल, पाई और एल कैंसिल, बताओ ई आउट क्या मिला, रो
आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। क्या ये सारा कांस्टेंट है? अगेन ई आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये भी तो वायर ही है। अब सुनिए, सरफेस पे आ जाइए। सरफेस वाले पॉइंट के लिए क्या, ई एट सरफेस बताइए, बताइए। क्या स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट कर दूं? रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट। कहानी क्लियर? एक और बात बताइए, अगर मुझे अंदर वाले पॉइंट पे निकालना हो, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे, ई एक्स डिस्टेंस है, तो क्या मैं एक्स रेडियस का सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लूंगा? सुनिए ध्यान से। अब यहां क्या होगा, मान लीजिए इसकी लेंथ मैंने एच ले ली। क्या ले ली? एच। तो जब इसके लिए मैं बात करूंगा तो ई इन मल्टीप्लाइड बाई 2 πr h ना। बोलो भाई। के अंदर चार्ज एनक्लोज जब निकालूंगा तो इसका ही चार्ज मुझे चाहिए ना। तो क्या करूंगा, रो मल्टीप्लाई बाई उसका वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम कितना? पाई आर स्क्वायर, सॉरी, पाई एक्स स्क्वायर एच अपॉन, ये कहानी क्लियर? अब बात को समझना। मैं क्या करूंगा, पाई और एच को कैंसिल करूंगा, पाई और एच को कैंसिल करूंगा। और अच्छा, ये 2 π r नहीं, 2 π x आएगा ना, 2 π x। तो एक एक्स से एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। बताओ ई इन क्या मिला, रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ बस एक्स तो कैंसिल हो गया था ना, रो एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बात बताओ, क्या ई इन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, सॉलिड स्फीयर में क्या मिला था, रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यहां क्या मिला, रो एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कहानी क्लियर? अच्छा, वेरिएशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे? वेरिएशन का ग्राफ बनाएंगे तो इधर फील्ड ले लूं ई, इधर ले लिया मैंने आर। बताइए स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर तक क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है? तो ई इन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। क्या ये वैल्यू मैक्सिमम है? कितनी मैक्सिमम वैल्यू सरफेस पे? रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ना। अरे बोलो ना, ये ना नहीं समझ में आई बात। तो ये होलो सिलेंडर हो गया भाई, मेरी बात। कंडक्टर अगर है तो सॉलिड हो या होलो हो, चार्ज तो सरफेस पे रहेगा ना। तो कंडक्टर में सॉलिड और होलो मैटर, सॉलिड और होलो मैटर किसमें करता है? नॉन कंडक्टिंग में। नहीं समझ में आई बात? तो बात को सुनना ध्यान से। सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, उन सबका फील यही। समझे ही नहीं आप? अगर सॉलिड कंडक्टर लूंगा तो भी सरफेस पे चार्ज, होलो कंडक्टर लूंगा तो भी सरफेस पे चार्ज, और होलो नॉन कंडक्टर लूंगा तो भी सरफेस पे चार्ज। नहीं समझ में आई बात? अलग केस कब बनेगा, जब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड होगा, तब वो वाला केस बनेंगे। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, सिर्फ फॉर्मूले काम के, वेरिएशन का ग्राफ और फॉर्मूले, दो चीजें दिमाग में सेट कर लेना, बाकी कुछ जरूरत नहीं है यहां पर। बनाओ जल्दी से। हाँ जी,
इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना है ना, दोनों रिजल्ट हमें याद होने चाहिए। कंडक्टिंग लॉन्ग, अच्छा एक बात बताओ, अपन को पता है सिलेंडर बोलोगे या वायर बोलोगे, वो तो इस बात पर डिपेंड करेगा उसका रेडियस और लेंथ कितना है। नहीं समझ में आई बात? 1 मीटर रेडियस का सिलेंडर, तो 1 मीटर इतना बड़ा है, मतलब इतना मोटा सिलेंडर है। आई बात समझ? अगर उसकी हाइट इसके बराबर ही तो मैं सिलेंडर बोलूंगा, पर अगर वो 2 किलोमीटर लंबा है तो वायर की तरह बिहेव करेगा ना। नहीं समझ में आई बात? तो हर जगह बाहर वाले पॉइंट्स के लिए तो वायर की तरह ही बिहेव करेगा। जैसे हम कहते हैं बाहर वाले स्फीयर, स्फीयर लो, सॉलिड लो या पॉइंट चार्ज लो, बाहर वाले पॉइंट के लिए सारा सारा सेंटर पे मानते हो ना, इसी तरह से ये होलो लो, सॉलिड लो या वायर लो, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए बिहेवियर कैसा, लाइक वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ही जाएगा। आ गया समझ? हेलो। गॉस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे हम अपने लेवल पर, तो ई डॉट डी एस को ई इंटू सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ई इंटू सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, कहानी क्लियर? और उसको क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नोट करेंगे। क्यू इनसाइड में हमेशा क्या करेंगे कि जिस भी बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका अंदर वाला चार्ज निकालना है। अगर सरफेस पे था तो सिग्मा इंटू उसका एरिया, नहीं समझ में आई बात? वॉल्यूम में था तो रो इंटू उसका वॉल्यूम, जिसमें अपना काम बन जाएगा। ठीक है? तुम्हारा काइनेमेटिक्स हो गया ना? अच्छा, रोटेशनल बचा हुआ है अभी। अच्छा वो तूने बता दिया मैग्नेटिज्म के बारे में मेरे को, मुझे याद ही नहीं था मैग्नेटिज्म बचा हुआ। हाँ, इलेक्ट्रो भी बचा। बढ़ जाए? पक्का ना? गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन हमारा जो है, अगर वो दिमाग में रखोगे, अब दो दो चीज समझना। एक, नॉन कंडक्टिंग शीट, शीट वर्ड जब भी यूज करेगा तो आप, वो हमेशा सिंगल लेयर ऑफ चार्ज मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? और सिंगल लेयर ऑफ चार्ज सिर्फ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पे ही लाना पॉसिबल है। कंडक्टर को चार्ज दोगे तो वो दो सरफेस पे जाता ही जाता है। ठीक है? अब एक बात समझना मुझे, अगर मैं आपसे कहूं कि तो क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज को मैंने किसी स्फीयर को दिया, क्यूब को दिया, वायर को दिया, रिंग को दिया, डिस्क को दिया, किसी को भी क्यू चार्ज दे दो आप, लार्ज डिस्टेंस पे जाने पर सबका बिहेवियर पॉइंट चार्ज की तरह होता है। तो क्यू चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर ही मिलेगा ना, मिलेगा ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, लॉन्ग डिस्टेंस पे वही मिलेगा ना आपको। तो याद रहे, अगर आपने किसी बॉडी को सेम चार्ज दिया है, चाहे उनका शेप कैसा भी हो या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, तो बाहर लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने पर चार्ज अगर सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। अब यहाँ इस बात को हम अलग तरीके से देखते हैं, सुनो। यहाँ बात, अच्छा वो लिख लिया था ना आपने, ये क्या था? नॉन कंडक्टिंग लॉन्ग, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड लॉन्ग सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंडर मेंशन करना जरूरी है, लॉन्ग सिलेंडर मेंशन करना जरूरी है। ठीक है? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड लॉन्ग सिलेंडर। अब वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लार्ज चार्ज शीट। लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लार्ज
चार्ज शीट, लार्ज चार्ज शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सुनिए, यहां हम कोशिश कर रहे हैं कि शीट कुछ से मान लीजिए ये बहुत बड़ी शीट है बेटा, है ना, इसको ऐसे समझेंगे हम लोग, ये शीट है, लार्ज चार्ज शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस पे सिंगल लेयर ऑफ चार्ज है, सिंगल लेयर ऑफ चार्ज, जो डेंसिटी क्या है हमारे पास, सिग्मा। तो हम क्या करेंगे, प्लस सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी, इधर भी इन्फिनिटी पे जा रही है, इधर भी इन्फिनिटी पे, इधर भी इन्फिनिटी पे, इधर भी इन्फिनिटी पे, ये बहुत बड़ी शीट है हमारी, राइट, ये बड़ी शीट है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्यूबिकल गॉसियन सरफेस भी ले सकते हैं और सिलेंड्रिकल भी ले सकते हैं, दोनों कंडीशन में एक ही फिट निकल के आता है। हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले ली, ऐसे सरफेस इधर भी निकलेगी, बोलो ना यार, ठीक है। अगर बीच में कहीं फील्ड जीरो आ जाता तो मुझे गॉसियन सरफेस को वहां फिनिश करना पड़ता, जीरो फील्ड कभी भी गॉसियन सरफेस क्रॉस नहीं करती, इसका ध्यान रखना। अब सुनिएगा ध्यान से, इसका जो एरिया है वो ए ले लेता हूं, ये वाला एरिया भी ए ले लेता हूं। मुझे बताइए, क्या इधर वाला फील्ड इधर मिलेगा, मिलेगा ना, क्या एरिया वेक्टर भी इधर ही मिलेगा, क्या इधर वाला फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज इधर मिलेगा, मिलेगा ना, और इधर एरिया वेक्टर भी इधर ही मिलेगा। ये कहानी क्लियर हो गई। अच्छा, ये कर्व सरफेस की बात करूं तो एरिया वेक्टर ऊपर आएगा, आएगा ना उसका यूनिट वेक्टर, और फील्ड इधर आएगा ई। बताइए एंगल कितना, तो कर्व सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, जीरो। अगेन सुनिए, इससे फ्लक्स कितना गया, ई ए ना, बाहर निकल अंदर आया, बाहर, बाहर वाला फ्लक्स पॉजिटिव, इससे फ्लक्स कितना गया, तो टोटल फ्लक्स कितना गया, क्योंकि इससे तो जीरो हो गया ना, कर्व सरफेस से फ्लक्स कितना, जीरो, इससे फ्लक्स कितना, इससे कितना, नेट फ्लक्स कितना, 2EA बराबर। अब सुनना ध्यान से, मुझे मॉड्यूल दे बेटा, मॉड्यूल मॉड्यूल, ये मेरे पास गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस का ये एरिया ए है, और एक यहाँ बड़ी सी, मान लो ये दीवार जो शीट है, तो मैंने गॉसियन सरफेस कैसे पास किया हुआ ना, तो शीट का कितना एरिया अंदर है, इसके बराबर ना, एनक्लोज एरिया तो इसके बराबर ही होगा ना। तो अगर एनक्लोज चार्ज की वैल्यू पूछो तो कितना बताओगे, सिग्मा ए, कितना बताओगे, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ए से ए रवाना, ई की वैल्यू मिल गई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। नहीं समझ में आई बात। अब मुझे बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, तो इधर मैं आर ले लेता हूं, इधर ई ले लेता हूं, तो आपको सब ये कांस्टेंट मिलेगा, कितना मिलेगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहानी क्लियर। अगर मैं आपसे कहता कि ये जो शीट है ये सिंगल लेयर ऑफ चार्ज नहीं है बल्कि कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग में चार्ज जो भी दोगे वो दो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर मेरे पास ऐसे कंडक्टिंग थी, कैसे समझते हैं अपन, ये भी लार्ज शीट है बेसिकली पर कंडक्टिंग है, तो इसको जब मैं चार्ज दूंगा, ये भी लॉन्ग शीट है, एक चार्ज इधर बनेगा, बनेगा ना भाई, ऐसे, ठीक है, ये प्लस चार्ज। इसी तरीके से इस वाली सरफेस पे भी चार्ज आएगा ना, आएगा नहीं आएगा, ऐसे चार्ज आएगा, और ये बीच में एक होलो सेक्शन आएगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ना, ये लेयर है, ये लेयर, आप इसको देखो, इसका साइड व्यू अगर आप देखोगे तो साइड व्यू ऐसा बनेगा ना, बोलो भाई, इधर प्लस प्लस प्लस, पूरा एक लेयर पे चार्ज है प्लस सिग्मा, है ना, ये प्लस सिग्मा है ना, इधर भी प्लस है ना, समझ में आ गई बात, तो ये भी सिग्मा चार्ज डेंसिटी। अब यहां गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो मैं क्रॉस नहीं कर सकता जीरो फील्ड को, तो यहां से यहां तक ही सरफेस, बात समझ में आ गई। अब जरा मुझे बताइए, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले लिया ई, आ जाना भाई, आ ही नहीं रहा है, ई ले लेता हूं ना, भाड़ में गया, वो है उसकी बॉर्डर क्रॉस कर लीजिए, ई लिख देता हूँ यहाँ पर, आजा भैया, ये लिखा जाएगा ई ना, हेलो,
और एरिया वेक्टर ए ले लिया। अभी कहानी क्लियर। ई क्या, जीरो, तो यहां से फ्लक्स नहीं जाएगा ना, यहां से फाई क्या मिलेगा, जीरो। कर्व्ड सरफेस के लिए ई एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ना, एंगल कितना, तो यहां से भी फ्लक्स क्या मिलेगा, जीरो। पर यहां से तो फ्लक्स जाएगा ना, ई ए फ्लक्स जाएगा ना, तो नेट फ्लक्स कितना गया, ओनली ई ए इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, रवाना हुआ। ई की वैल्यू क्या मिल गई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब दुनिया को समझना क्या है, बेसिकली दो लेयर थी, तो जहां कहीं भी आप ऐसे समझो ये दो लेयर थी ना, इस एक लेयर का फील्ड यहां सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इधर, दूसरी लेयर का भी उतना ही उधर ना, जुड़ के कितना बनेगा, अंदर की तरफ दोनों लेयर का फील्ड अपोजिट आएगा, कैंसिल आउट। इधर दोनों का फील्ड आके जुड़ के वापस कितना बनाएगा, इतना बनाएगा। नहीं समझ में आया, अब सवाल सुनना, एक ही बार बोलूंगा, आंसर देना है। मेरे पास सेम एरिया क्रॉस सेक्शन की लार्ज कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शीट्स है, आई बात समझ में, दोनों को मैंने सेम चार्ज दे दिया, कंडक्टिंग को भी क्यू दिया, उसको भी क्यू दिया। इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने देखा E1 मिला, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मिला। E1 बाई E2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, 1/2, 2/1। E1 इसका है, E2 उसका है, टू इज टू वन, 1:2। तुमने सुना मैंने सवाल क्या बोला, मैंने क्यू चार्ज इसको दिया, क्यू चार्ज उसको दिया। अब उसके सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, इनका रेशो, आंसर इज 1। ना ना ना, नहीं समझ में आया तुम्हारे, अरे बोल तो मैं 4 बार दूंगा, नहीं समझ में आया ना। सुनो, अब इसको हम कॉपी करेंगे, समझो, समझो, रुको रुको, ऐसे समझो, मैं यहां बात कर रहा हूं, समझ लेना इसको ध्यान से। ये मेरे पास एक सिंगल लेयर ऑफ चार्ज है, समझ में आ गई बात, ये वायर नहीं, शीट ऐसी चार्ज, इसको मैंने क्यू चार्ज दिया, क्या दिया, क्यू, तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 मिली, चार्ज कितना दिया इसको अपन ने, प्लस क्यू। कहानी क्लियर, सिग्मा 1 की वैल्यू क्या बनेगी, क्यू बाई ए ना, बोलो। इसके सराउंडिंग में फील्ड मिला E1, क्या वैल्यू मिलेगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन और सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। कहानी क्लियर, बहुत अच्छी बात। अब मैं आपसे कहता हूं कि मैंने यही चार्ज दिया किसी कंडक्टर को, बताओ कंडक्टिंग वाले केस के अंदर क्या चार्ज इधर भी आएगा, बोलो, और चार्ज इधर भी आया, कितना चार्ज दिया अपन ने इसको, बहुत अच्छी बात, इसको भी अपन ने कितना चार्ज दिया, प्लस क्यू। एरिया इसका भी कितना है, ए ही है, इसके चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, इसके सराउंडिंग में यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिला इस तरफ, E2 इज व्हाट, सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से समझना, यहां जब मैं चार्ज दूंगा तो क्यू की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू क्या है, चलो पुट करो, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इज E1 ना, बहुत बढ़िया। यहां जब मैंने क्यू चार्ज दिया तो क्यू बाई 2 इधर आएगा, बाई 2 इधर आएगा, इधर का एरिया ए, तो सिग्मा 2 की वैल्यू है क्यू बाई 2a। अब सिग्मा 2 की वैल्यू यहां पुट करो, E2 becomes equals to Q by 2a एप्सिलॉन नॉट, E1 बराबर E2 ही आएगा। फॉर्मूले दिखने में अलग अलग दिख रहे हैं क्योंकि आज डेंसिटी बदल गई, नहीं समझ में आया। लेकिन अगर आपने दो अलग अलग तरह के सवाल हैं, मैंने क्या कहा, दोनों को मैंने क्यू चार्ज दिया, क्या दिया, दोनों को अगर मैं क्यू चार्ज देता हूं तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। पर अगर मैं ये बोलता कि दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है, तब रेशियो 1:2 आता। दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम रखने के लिए इसको चार्ज जितना दिया उसको 2 गुना देना पड़ेगा ना उसको,
नहीं समझ में आया? तो अगर चार्ज डेंसिटी सेम होती दोनों की, तो आप कहते कि साहब उसका फील्ड बड़ा होगा, इसका फील्ड छोटा होगा। चार्ज डेंसिटी सेम होती, पर दोनों को सेम चार्ज दूंगा तो दोनों का फील्ड सेम आएगा। ये आपके सामने रिजल्ट है। नहीं समझ में आई बात? बनाओ, पहले पीछे वाला कॉपी कर लो। कर लिया था? ये नॉन कंडक्टिंग शीट है ना? क्या? नॉन कंडक्टिंग शीट, लार्ज कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज। अब यहां पता है गड़बड़ रहता है, वो कई बार बच्चे कंफ्यूज। अगर उसने शीट बोला तो नॉन कंडक्टिंग मान के चलेंगे, शीट बोला तो नॉन कंडक्टिंग मान के चलेंगे, अपनी मर्जी से कंडक्टर नहीं मानेंगे। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या चीजें नोट की? सबसे मेन चीज कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, सबसे मेन चीज क्या नोट की? दोनों का फील्ड यूनिफॉर्म है, दोनों का फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड। तो बात को सुन, ऐसे अपन ऐसे सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, वो कुछ काम के नहीं है, वो तो फॉर्मूला है। सवाल कैसे बनाएगा वो कि साहब अगर फील्ड यूनिफॉर्म है, क्या है फील्ड? अगर बेटा फील्ड यूनिफॉर्म है तो निश्चित तौर पर ऐसे फील्ड में किसी भी चार्ज पर को रखने पर लगने वाला फोर्स कांस्टेंट होगा। अगर फोर्स, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। मतलब सवालों को डील करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेंगे। मतलब जितने भी सवाल आप मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ते थे, वो सारे सवाल यहाँ ड्रेस बदल के आ जाएंगे, आएंगे। बस जी की जगह क्या आ जाएगा? क्यू ई बाई एम। नहीं समझ में आई बात? जी की जगह क्या आ जाएगा? क्यू ई बाई एम। सारे सवाल बनेंगे एज इट इज। भर दिया तेने चार से इसको पूरा, जल्दी से बना ले। लेकिन अगर आप कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग को सेम एरिया है और सेम चार्ज देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। नहीं समझ में? ई वन बराबर ई टू होगा, है ना? देखने में फॉर्मूला अलग क्योंकि चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी, पर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग को सेम चार्ज डेंसिटी तक चार्ज किया, दोनों की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब किसका फील्ड ज्यादा होगा? कंडक्टिंग वाला ज्यादा होगा। बढ़ जाए? साफ सुथरा लिखिए। हाँ, अगर सेम चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है।
रेशो तो 1 मिल जाएगा ना अगर सेम होगी तो, अगर सेम चार्ज देंगे तो। वो सवाल में मेंशन करेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी ना किसी तरह से आपको हिंट देगा कि हमने दोनों को सेम चार्ज दे रखा है। उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उसके सराउंडिंग में सेम आएगा, मतलब रेशियो 1:1 मिलेगा। नहीं समझ में आई बात? लेकिन सेम चार्ज डेंसिटी तक चार्ज किया तो रेशियो 1:2, मतलब कंडक्टिंग का रेशियो फील्ड दोगुना होगा नॉन कंडक्टिंग से। इसके बाद किसी क्लास है? आज तो ब्रेक खाना बनता है। क्यों तुमने 1 घंटे का रेस्ट किया? बदतमीज हो। मुझे 2 सवाल करवाने हैं, अब जल्दी से कॉपी करो। हो गया? 2 सवाल। बढ़ जाए? नहीं बढ़े? अगला जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं ये यहाँ, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वहां भी आएगा और कैपेसिटर में भी आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत, हम यहाँ एक कंक्लूजन निकालेंगे इससे आपके बहुत सारे सवाल बहुत आसानी से सोल्व होते हैं। समझना ध्यान से। मेरे पास कोई भी बच्चा पेन नहीं चलाएगा जब तक समझ में नहीं आ जाएगी चीज। देखो हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट्स हैं कंडक्टर। क्या है? कंडक्टर। इसको चार्ज दिया +Q1, इसको चार्ज दिया +Q2। कहानी क्लियर? अगर ये, अब मेरे बातों को सुनना ध्यान से, अगर ये आइसोलेटेड होते, मतलब बहुत दूर दूर रखे होते एक दूसरे से, तो जब इसको Q1 चार्ज दोगे तो इधर कितना आएगा? Q1/2 आएगा ना। इधर भी क्या आएगा? Q1/2 ना। इधर क्या आएगा बताइए? Q2/2। और इधर भी क्या आएगा? Q2/। ये कहानी क्लियर? ऐसा कब होगा? जब ये आइसोलेटेड होते। बोलो भाई। अब इनको एक दूसरे के सराउंडिंग में लेके आया तो क्या होगा? ये यहां इंड्यूस करेगा -Q1/2 और इधर करेगा +Q1/2। ये कहानी क्लियर? ये यहां इंड्यूस करेगा -Q2/2 और इधर +Q2/2। कहानी क्लियर? जरा बताइए, ये फेस 1 है, ये फेस 2 है, ये फेस 3 है और ये फेस 4 है। बताइए फेस 1 पे जो चार्ज Q1 है, टोटल चार्ज, ये जो Q1 टोटल चार्ज मिलेगा यहां का, वो क्या मिलेगा बताइए? Q1 +Q2/2 ना। फेस 4 पर Q4 कितना मिलेगा? Q1 +Q2/2। क्या शिक्षा मिली? शेम नहीं। We are going to conclude a very important concept here. Whenever you keep multiple slab in the surrounding of each other, जरूरी नहीं 2 ही रखो, 1 2 3 4 बहुत सारी रख दी, सुन लेना ध्यान से। कंडीशन, उस कंडीशन में जो आउटर प्लेट्स होती हैं, उनके जो आउटर फेसेस होते हैं, आउटर प्लेट्स के आउटर फेसेस, उन पे आने वाला चार्ज टोटल चार्ज के सम का आधा आता है। क्या दोनों का सम Q1 + Q2 था? उसका आधा आधा आया ना। ये हमेशा आएगा। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, जो इनर फेसेस हैं विच आर फेसिंग ईच अदर, अंदर वाले फेस जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, वहां चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट आएगा। वहां चार्ज इक्वल एंड, अब सुनना ध्यान से, Q2 कितना है हमारा? Q1 - Q2/2 ना। Q3 कितना है? अरे Q2 - Q1/2 एक ही बात है ना। व्हाट डज इट मीन? इक्वल एंड अपोजिट। नहीं समझ में आया? इक्वल एंड, तो पहला कंक्लूजन तो क्या कि अगर मैं मल्टीपल स्लेव्स रख देता हूं
एक दूसरे के सराउंडिंग में, तो आउटर प्लेट्स के आउटर फेसेस पर आने वाला चार्ज टोटल का आधा। नहीं समझ में आई बात? और जो एक दूसरे को फेस करने वाली है उनका चार्ज इक्वल। अच्छा एक बात बताओ, क्या दोनों का आपने कोई कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, क्या टच किया, तो चार्ज तो कंजर्व रहना है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, हम ऐसे भी तो बात कर सकते थे कि अंदर आने वाला चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है। बात समझ में आ गई? अब सुन लो मेरी बात को ध्यान से, मैं केस पहले आपको समझाता हूं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि यहां मेरे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है, राइट, ये दूसरी कंडक्टिंग प्लेट और ये तीसरी कंडक्टिंग प्लेट, हमने इनको चार्ज दिया, कितने फेज बन गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। बात को समझ, इसको दिया +4 कूलम चार्ज, इसको दिया +6 कूलम चार्ज, इसको दिया -2 कूलम चार्ज। टोटल चार्ज कितना बना, 8 ना। अब सुनना ध्यान से, इधर क्या आना चाहिए, Q1 जो होगा वो 4 कूलम आएगा ना, +4। बात सुन, ये क्या 4 है ना, 4 का 4 इधर आ गया, तो इधर कितना, 0। अब पता है ये 0 तो ये भी 0, आप इधर से चलोगे तो भी 0, उधर से चलोगे तो भी 0 मिलेगा। देखो मैं करता हूं, ये +4 ना, तो हमारा रूल क्या बोलता है, इधर भी क्या होना चाहिए, +4 कूलम ना। ये कितना था, इसका टोटल तो -2 ही रहना चाहिए, तो इधर कितना, -6 कूलम ना। अरे इनका सम इसके बराबर होना चाहिए ना। नहीं समझ में आया, ये -6 तो ये पक्का +6 कूलम ना। ये कितना था, 6, झक मार के 0 आ गया। नहीं समझ में आई बात? सो व्हाट इज द कंक्लूजन बेसिकली, क्या आप मल्टीपल स्लैब्स रख दो बहुत सारी, तो आउटर प्लेट्स की आउटर साइड्स पर आने वाला चार्ज टोटल का हाफ होता है, और जो एक दूसरे को फेस करेंगी वहां चार्ज इक्वल एंड अपोजिट आएगा। फिर से एक केस देख लेते हैं अपन। मान लीजिए ये एक प्लेट है, सेकंड प्लेट हो गई, मुझे सुनाई नहीं दे रही, पता है तुम्हें? मैं बेल सुनने की बात ही नहीं कर रहा हूं, तुझे कैसे पता पड़ा मुझे? 10 कुलम -4 कुलम +6 कुलम +4 कुलम, ठीक है। चलिए टोटल कितना बना, 16। यहां कितना आएगा, तो 8 कुलम लिखते हैं प्लस, कहानी क्लियर, इसका चार्ज कंजर्व रहेगा, तो ये 8 तो ये 2 कुलम ना, ये -2 होना चाहिए, -4 था, तो माइनस ना ना -2 ना, -4 ही था ना, टोटल कंजर्व रखना है। -4 इधर भी, ये +2 ना, +4 -4 +8। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? तो हम कंक्लूड करेंगे यहां पर, चार्जेस ऑफ आउटर फेसेस ऑफ outer plates will be Q total by 2। अरे Q total by 2 ना, समझ में आ गई बात? अब सुन ध्यान से, हम यहां बात करते हैं, एक बार सुन लो ना इसको वापस। ये तो हमने इंडक्शन से देखा ना, हम क्या कहते हैं साहब, इस पर टोटल का हाफ आएगा, तो आपने कहा पहले वाले पे जो चार्ज मिला मुझे यहां फेस नंबर 1 पर Q1, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, Q1 + Q2/2, और इस पे जो चार्ज आना चाहिए वो Q1 माइनस स्मॉल q1 होना चाहिए। तो जो Q2 की वैल्यू होनी चाहिए, ये Q1 - Q1 ना, इसको माइनस कर दो, चलो माइनस करते हैं, Q1 माइनस Q1 प्लस Q2/2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये +2 Q1, ये -Q1, और वो -Q2 ना, क्या मिला बताओ, Q1 - Q2/2। आ गया समझ में?
तो जो बाहर वाली प्लेट्स हैं उनके जो बाहर वाले फेस हैं उन पे टोटल का हाफ, अंदर तो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट। तो आप तो पहली प्लेट से शुरू कर दो कि टोटल प्लेट्स का चार्ज कैलकुलेट करो, उसका आधा एक प्लेट इधर बांट दो, और हर प्लेट पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ध्यान रखना है, उसके टोटल चार्ज में कभी चेंज नहीं आना चाहिए। हाँ जी बेटा, बढ़ जाए। नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, सबका लिखना जरूरी है। बोल, कुछ नहीं, बढ़ जाए पक्का। आज मैं इसका कंटेंट टेलीग्राम पे डाल दूंगा थोड़ा सा ना, उसको एक बार देख लेना, सारे सवाल एक बार नज़र से निकाल देना, सब समझ में आ जाएंगे। इसके और भी जो केस बनते हैं, सिग्मा टू सिग्मा देख के वो नेट फील्ड की वैल्यू पूछते हैं, वो सारे केस है ना। बढ़े। तो कल हम क्लास के अंदर एक बार न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी अच्छे से, है ना। मतलब गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद वाली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन पोटेंशियल। ठीक है। और यहाँ तक के जो सवाल हैं हमारे पास मॉड्यूल में, रियल पी अपने 4 तक तो बात कर ली थी ना, 5। तो जो भी है एक बार उसको इसके सवाल कर लेना और अपन उसको डाउट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पर आज मैं जैसे एक सिंपल सी बात में कुछ सवाल आज अपलोड कर दूंगा शाम को। इस तरह की वैरायटी के सवाल होंगे, जैसे मान लीजिए शीट है मेरे पास, है ना, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और इसकी चार्ज डेंसिटी -2 सिग्मा है। तो वो यहाँ ए पॉइंट बना देंगे, यहाँ बी बना देंगे और यहाँ सी बना देंगे, इनका फील्ड निकालना है। अब जरा बताइए, यहाँ पर इसका फील्ड इधर होगा, कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। उसका फील्ड इधर होगा, कितना,
2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझ में आई बात? तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर मिलेगा ना नेट कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझ में आई बात? फिर यहां बताओ, यहां पे इसका भी इधर और इसका भी इधर जुड़ जाएंगे ना, तो 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर इसका फील्ड तो इधर, इसका फील्ड इधर, तो डिफरेंस आ जाएगा उसका। नहीं, इस तरह से पूछा जाता है सवाल। वैसे कुछ सवाल है वो भी अपलोड कर दूंगा, एक नजर डाल लेना, उनको आ जाएंगे समझ में सारे। ठीक है, क्या ये नहीं आया? हाँ मतलब क्या रहेगा फिर नहीं आया तो। देखो, ये चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, ये है माइनस 2 सिग्मा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। कहानी क्लियर? पॉइंट पर इसका फील्ड मैं E1 से लिखूंगा, उसका E2 से लिखूंगा। ये शीट 1 है, ये शीट 2 है। क्या पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे फ्रॉम द शीट होता है? E1 इधर आएगा ना, और उसका E2 इधर आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो बता, E1 की वैल्यू क्या बनेगी, सिग्मा बाय E2 कितना, 2 सिग्मा है ना डेंसिटी उसकी, बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कौन सा बड़ा है? तो नेट इधर मिलेगा ना, E8A की वैल्यू क्या मिलेगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट राइट वर्ड्स। बी पे आ जाओ, इसका फील्ड मिलेगा इधर इतना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, उसका इधर ही ना, तो जुड़ जाएगा ना, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कितना देगा बताओ? ई बी की वैल्यू 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मिलेगी ना इस तरफ। यहां आ जाइए, बताइए इसका फील्ड कितना मिलेगा, अब कितना बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका फील्ड इधर कितना, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नेट इधर आएगा ना, कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट विल बी ई एट सी। नहीं समझ में आया? ठीक है वैसे, थैंक यू सो मच।